हेलो न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कंपटीशन युग। दिस इज मोहित कुमार सर। दोस्तों अब होगा सिलेक्शन। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस में अक्सर पूछे जा चुके हैं और फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ये हर एग्जाम में अभी भी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले इसी टॉपिक पे हमने पहले एक वीडियो और बनाया था। तो जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस, रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारी लगातार वीडियो देखिए। पहले हमने एक वीडियो इस पे और बनाया था, तो आप उसे भी देखिए। तो चलिए हम देखते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हम आसानी से सोल्व करते हैं, ताकि एग्जाम में अपना टाइम हम मैनेज कर सकें, ताकि टाइम मैनेज करने में हमें कोई परेशानी न हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोल रहा है 600 रुपए मार्क प्राइस वाली वस्तु पर अगर 25% डिस्काउंट दे तो 30 रुपए की हानि होती है। तो हमें हानि प्रतिशत बताना है। तो मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, यानी कि अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 600 रुपए। अब 600 रुपए हमने डिस्काउंट भी तो दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया है? 25% का, यानी कि बेची कितने में हमने वस्तु? 75% पे। तो सेल प्राइस हमारा क्या होगा कि 600 का 75% निकालिए। तो जीरो से ये दो जीरो, तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 450। इतना आ गया 450। अब 450 ये हमारा सेल प्राइस आया है। अब वो बोल रहा है कि 450 में अगर वो वस्तु बेच भी दे तो उसको 30 रुपए की हानि होती है। तो अगर हम उसको 30 रुपए दे दें तो क्या उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा? तो चलिए 30 रुपए इसको दे दे तो कितना हो गया? 480। अब इसको ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है, यानी कि इसका क्या आ गया? ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस पे हम अगर किसी वस्तु को बेचेंगे तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी, यानी कि 480 रुपए में हम किसी वस्तु को खरीद के लाएंगे और 480 रुपए में बेच देंगे तो उसको ना लाभ और ना हानि होगी। तो यहाँ पर 480 रुपए में उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि उसने इतने रुपए में वस्तु खरीदी थी। तो 30 रुपए की अगर इसको हानि हो रही है, 450 में बेचने पर 30 रुपए की हानि हो रही है। अब कोई भी हम जैसे लॉस और प्रॉफिट काउंट करते हैं तो काउंट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस लिखिए 480। अब लॉस परसेंट हमें निकालना है, लॉस परसेंट हमें निकालना है। तो 100 से गुणा कीजिए। अब इसको काटिए, ये 16 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटीजर 1/4। या आप इसको आगे करेंगे, ये आ जाएगा 6.25%। ये हमारा लॉस परसेंट आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रेलवे आरपीएम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में 25% छूट दी जाती है, यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है। तो बताए दोबारा पुराना मूल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी होगी? तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम कैसे सोल्व करते हैं इसको कि वस्तु पर हमने 25% डिस्काउंट दिया। 25% क्या होता है? 25/100। तो 25/100 कितना हो गया? 1/4, यानी कि 20% होता है 1/4, यानी कि 25% हमने डिस्काउंट दिया है, यानी कि 4 में हमने 1 का डिस्काउंट दिया है। 4 में 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा? 4 में 1 का डिस्काउंट देंगे 3 बचेगा। अब बोल रहा है कि दोबारा से यही लाने के लिए, ऐसा ही लाने के लिए, दोबारा से यही प्राइस लाने के लिए हमने कम किया था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 3 में 4 दोबारा 4 बनाने के लिए हमें कितना परसेंट 3 को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए हमें कितना बढ़ाना है? 3, 1 बढ़ाना है ताकि 4 हो जाए। तो हम 1 बढ़ाएंगे, किसको? 3 को बढ़ाएंगे। जिससे कंपेयर करते हैं हम नीचे उसको लिखते हैं। अब बढ़ाना किसको है? 3 को बढ़ाना है। 3 को 1 बढ़ाएंगे 3 को, तो परसेंटेज निकालना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना परसेंट? कितना परसेंट? आप देखिए 100 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 33 इंटीजर 1/3%। तो हम दोबारा से जो हमारा प्राइस हो गया था 25 लेस करने के बाद, अगर उसको हम दोबारा से ओल्ड प्राइस में लाएंगे, यानी कि 4 बनाएंगे 3 को,
तो हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 33 इंटीजर 1/3, 33 सही 1/3%। तो चलिए क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2017 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12,000 रुपए की अमाउंट पर 12% पर ईयर की दर से 1 इंटीजर 1/4 वर्ष में एक सही 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? यानी कि हमें डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। तो कैसे निकालेंगे? एक बार हम टाइम पता करते हैं कि हमें कितने टाइम के लिए अमाउंट मिली है, पैसा मिला है। हमें मिला है 1 इंटीजर 1/4 वर्ष के लिए, यानी कि 1 साल के लिए मिला ही है, और प्लस 1 साल का 1/4 पार्ट मिला है, यानी कि 1 साल का 1/4 पार्ट। यानी कि अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा कि 12 महीने के लिए तो हमें मिला ही मिला है, प्लस में अगले 12 महीनों का 1/4, यानी कि 12 का 1/4। तो कितने मंथ ये हो गए? ये 3 मंथ हो गए। तो टोटल मंथ कितने होंगे? 12 और 3 ये हो गए 15 मंथ के लिए हमें पैसा मिला है। अब हम रेट को और पता करते हैं। अब 12% है 12 महीनों के लिए, यानी कि 1 साल की दर कितनी है? 12%। 12% दर है 1 साल की। 1 साल की हम कह सकते हैं 12 महीनों की। 12% दर है 12 महीनों की। तो 1 महीने की दर क्या हो गई? 1%। 1 महीने की दर क्या हो गई? 1%। अगर हर महीने 1% की दर है तो 5 महीने के लिए दर क्या होगी? 5% की। तो कितने बार इंटरेस्ट काउंट होगा? कितने टाइम्स होगा? अगर 15 को हम 5 के हिसाब से बांटेंगे, फर्स्ट 5 मंथ में क्या होगा कि 5% निकालेंगे हम, कि 5 महीनों का 5% कितना हो गया? 1200 में से 600 रुपये। अब अगले 5 महीने का भी 5%, तो ये भी 600 और ये भी 600 रुपये। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? ऐड कर दीजिए तीनों को, तो ये आ गया 1800। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है? 1800 रुपये। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले 5 मंथ का हमारे पास इंटरेस्ट आया 600 रुपये। जब नेक्स्ट 5 मंथ में हम इंटरेस्ट देंगे तो वो ब्याज पर भी ब्याज लगाएगा, यानी कि 600 रुपये तो हमें देने ही देने होंगे। जो पहले हमने 600 दिए हैं उसका भी 5% लगेगा। तो 600 का 5% क्या हो जाएगा? 30। अब हम नेक्स्ट 5 मंथ का जब ब्याज देने जाएंगे तो वो क्या करेगा कि दोनों बार जो हमने ब्याज दिया था 600 रुपये, उस पर 30 + 30, ये 5% का उसने ब्याज ले लिया, और बोलेगा कि जो ब्याज पर भी ब्याज लगा था सेकेंड ईयर, उस पर भी 5% का ब्याज लगेगा, यानी कि 30 पर भी वो 5% का ब्याज लेगा। तो 30 का 5% कितना हो जाएगा? +1.5। कितना हो गया? 1.5। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1800 आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पूरे को जोड़ेंगे, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब पूरे को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1800 तो ये हो ही गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1800 और इसको जोड़ेंगे 30 30 30, ये 90 हो गया, और 90 और 1.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +91.5। अब हमें इसके बीच का डिफरेंस निकालना। अगर इसको हम माइनस करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 1800 से 1800 कट जाएगा। 1800 से 1800 कट जाएगा तो कितना बच गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बच गया? 91.5 रुपये। यानी कि इनके बीच का कितना डिफरेंस आया है? 91.5 रुपये। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस 2017 दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। जी, दिल्ली पुलिस 2017। तो चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं कि n के मान के लिए 43n, यानी कि ये 3 डिजिट की कोई नंबर है, 3 डिजिट का कोई नंबर है, कोई संख्या है, वो 9 से विभाज्य है, यानी कि 9 से डिविजिबल है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? n का मान बताना है।
n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने सबने पढ़ा होगा कि 9 का रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल होगी तो उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा। नहीं समझ में आया? देखिए मैं बताता हूँ एक बार। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा है 4 7 8 9 6 7, अगर ये इनका सम, इनकी डिजिट का सम अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। देखिए कैसे, 4 और 7 को जोड़िए 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 6 34, 34 और 7 कितना हो गया 41। अब ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 41 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। हम इसमें अगर 4 ऐड कर देना कितना आ जाएगा 45। 45 9 से डिविजिबल है, हमने इसमें 4 ऐड किया, अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो अब ये संख्या पूरी तरह से 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो पूरी तरह से अब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इसका सम भी हमने देखा, इनके डिजिट का सम 45 आया। अगर 45 इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन हमें ऐसा ही पूछा है, तो हम देखते हैं इनके डिजिट का सम क्या 9 से डिविजिबल है। हमें दिया है 4 3 और n हमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसके इन दो डिजिट का सम, ये तो 7 है, ये तो 7 है। अब n का मान हम ऐसा क्या रखें कि साथ में वो नंबर जोड़ने पर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 9 1 जा 9, यानी कि इसको 9 बनाना है हमें। 7 प्लस ऐसी क्या चीज रखें दोनों का सम 9 हो जाए। तो हमें पता है ऐसा नंबर 2 है, ऐसा नंबर क्या है 2। अब 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 होगा, तो 9 9 से डिविजिबल है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगी 2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। वो नंबर 4 3 2 था, यानी कि हमसे n का मान पूछा है, तो n का मान क्या हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। दिल्ली पुलिस 2017 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस रेलवे दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस और रेलवे दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन हमें बहुत से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते एक बार कि पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 11:14 है, यानी कि ब्रास में कॉपर एंड टिन का रेशो कितना है 11:14 है। बोल रहा है कि 150 केजी 150 केजी ब्रास में कॉपर की मात्रा क्या होगी, कॉपर की क्वांटिटी क्या होगी। 150 केजी पीतल में तांबे की मात्रा बतानी है। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि बोल रहा है पीतल में ब्रास में, ठीक है, कॉपर कितना है, कॉपर, ये कॉपर का साइन है, ये टीन का साइन है। आपको पता होगा ये कॉपर है, ये टीन है। तो कॉपर कितना बताया है 11, और टीन कितना है 14। कॉपर 11 है, टीन 14 है, तो टोटल ब्रास कितना हो गया 25। कितना हो गया 25। पीतल कितना हो गया टोटल 25। 25 पीतल में 11 कॉपर है और 14 टीन है। तो हमें बताना है कि 150 किलो पीतल में तांबे की मात्रा यानी कि कॉपर की मात्रा क्या होगी। 11 मात्रा है 25 केजी पीतल में, वो हमसे पूछ रहा है कि 150 केजी पीतल में बताएं तो कितनी होगी। हम इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये हो गया 25 छिका 150, तो 11 छिक 66, तो 66 केजी हमारा 150 किलोग्राम में तांबा आ गया, यानी कि कॉपर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रेडी है। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 1.01 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.01 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1.01 के स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, दोबारा से 1.01 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर दिया हुआ तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया।
अब प्लस दिया हुआ है 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे ए हमारा 1 हो गया और बी हमारा हो गया 0.01। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 0.01 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0001, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए हमारा क्या है 1, तो 1 इंटू बी हमारा क्या है 0.01, तो कर दीजिए 0.01। अब प्लस, अब ये आगे क्या है 0.01 का स्क्वायर, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0001, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 को 0.01 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, प्लस में इनको जोड़ते हैं ये हो जाएगा 1.0001, ठीक है। आगे इसको जोड़ते हैं 0.0001, ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। अब जोड़ेंगे, आप इसको यहाँ पे लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 आगे है 0.2, ठीक है। मैं नीचे लिख रहा हूँ सबको 0.001, तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाइए आप, ये 0 है, ये 0.0001, ठीक है। अब यहाँ से मिटा दीजिए, अब ऐसे जोड़ दीजिए इनको, ठीक है। हम इसको ऐड करते हैं तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, ये 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो हम यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये 1 + 0 + 0 तो 1 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.0202, ये हमारा आंसर है। रेलवे में क्वेश्चन आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिल्ली पुलिस 2017 क्वेश्चन आया हुआ था, दिल्ली पुलिस 2017 दिसंबर का, जी हाँ। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 80 से 120 तक, 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित है, यानी कि 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से विभाजित है। हमें दिया हुआ कि 5 और 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि दोनों से कटनी चाहिए। तो हम ऐसा नंबर निकालते हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो ऐसा नंबर क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो नंबर अपने आप आ जाएगा। 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35, तो वो ऐसा नंबर है 35, एक ऐसा नंबर है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित है। अब हम देखेंगे कि जो संख्या 35 से विभाजित होगी, 35 से डिविजिबल होगी, वह संख्या 5 और 7 दोनों से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि इसमें 5 भी है और इसमें 35 में 7 भी है। क्या क्या इसमें 5 भी है और इसमें 7 भी है, इसमें छुपे हुए हैं दोनों, ठीक है। तो जो संख्या 35 से डिविजिबल होगी वह संख्या 5 और 7 से डिविजिबल होगी। तो हमने बताना है 80 से 120 के बीच में बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है, 35 2 जा 70, नहीं ये 80 से कम हो गया। तो हम देखेंगे 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 105, 105 आ गया। तो एक संख्या ये हो गई। अब आगे अगर चलेंगे हम 35 और जा, हमने देखा यहाँ पर 140, अब 140 120 से ज्यादा हो गया। कहां तक बताना था, 80 से 120 के बीच तक। तो 80 से 120 के बीच में एक ही ऐसा नंबर है 105, जो 35 यानी कि 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऐसा नंबर एक ही है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गिवन है इफ x is to y is equal to 4 is to 3 and y is to z is equal to 7 is to 9, then find x is to z। यानी कि x अनुपात y हमें दिया हुआ है 4:3 और y अनुपात z हमें दिया हुआ है 7:9। तो हमें क्या निकालना है, x अनुपात z बताना है। तो हम क्या करेंगे,
हम इसको लिखेंगे x/y हमें कितना दिया हुआ है 4:3, ठीक है, और y/z हमें दिया हुआ है 7:9, ठीक है, 7:9 दिया। अब हमें देखेंगे कि यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे y की वैल्यू 7 है। अगर एक ही चीज है तो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, तो वैल्यू हम यहाँ पे y की सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हम इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x अनुपात y क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 अनुपात 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 या 21 9 या 27, ठीक है। अब ये x/y हो गया 28:21 21, अब y/z हो जाएगा 21:27। मतलब कि क्या आ गया, x/y/z क्या आ गया 28 अनुपात 21 अनुपात 27, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है x/z बताना है, x/z। तो x कितना है 28 और z कितना है 27, तो रेशो हो गया 28:27। ये हमारा आंसर है। अब देखिए एक तरीके से हम कैसे और सोल्व कर सकते हैं इसको। एक बार हम सीधे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28। तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21। अब क्या करेंगे, तीसरी बार फिर हम लास्ट वाले को ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो ये क्या आ गया x/y/z, ये हमारा आ गया। तो हमसे पूछा है x/z, तो x/z हमारा आ गया 28:27। कितना आ गया 28:27। तो हम इस तरीके से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। CHSL 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 50 नंबर्स का एवरेज 18 ज्ञात हुआ। 50 नंबर्स का एवरेज कितना हुआ था 18 हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि तीन संख्याओं 18 32 और 65 को 18 32 एंड 65 को मिस्टेक से 25 गलती से क्या हो गया 25 29 और 56 ले लिया गया। सही एवरेज बताना है, उनका रियल एवरेज कितना था, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, उनका सही एवरेज कितना था। यानी कि जो हमें 18 एवरेज दिया हुआ है ये गलत है, हमें सही एवरेज बताना है। तो 50 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 50 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो प्रत्येक संख्या 18 18 की है। प्रत्येक संख्या कितनी है 18 18 है। अब क्या हुआ कि तीन संख्या 18 32 और 65 को गलती से 25 29 और 56 ले लिया गया, यानी कि रियल थी 18, ये रियल है, ठीक है, ये रियल है। 18 थी 32 थी और 65 थी। अब गलती की, ठीक है, रॉन्ग हो गए। क्या रॉन्ग हो गया 25 ले लिया, एक तो एक गलती से 29 ले लिया और तीसरा गलती से 56 ले लिया गया। कितना ले लिया गया 56। अब बोल रहा है कि सही औसत बताएं, यानी कि हमें औसत बताना है। अब इन्हें आप इनका सम क्या हुआ, इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़िए, ये हो गया 115, ठीक है। और गलती से जो नंबर ले लिए थे उनका सम कितना था, इनको जोड़िए आप, ठीक है, ये हो गया 110। अब पहले अगर सही संख्या हम लेते तो उनका सम कितना होना था 115 होना था, लेकिन हमने गलत लिया तो सम कितना हुआ 110। यदि हम सही संख्या लेते तो हमें कितना और मिलता, 110 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें 5 और मिलता। कितना मिलता 5 और मिलता। अब 50 व्यक्तियों में
5 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 50 व्यक्ति हैं, 50 में 5 और बढ़ गया तो प्रत्येक व्यक्ति में कितना बढ़ जाएगा, तो हम इसको इधर लिख देता हूं। तो हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति में कितना 0.1 0.1 बढ़ जाता है। एवरेज कितना बढ़ जाता है 0.1। अब 50 व्यक्तियों में अगर 5 ज्यादा मिला है हमें, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा उसका शेयर 0.1, ठीक है। तो हमसे यही पूछा उसने, एवरेज कितना बढ़ेगा 0.1। तो सही एवरेज कितना था 18 तो था ही, 18 में 0.1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 18.1। यही हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स का मैथ बहुत अच्छा होता है और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ थोड़ा वीक होता है। कई बार होता क्या है, जब हम मैथ की क्लास लेने बैठते हैं तो जब तक क्लास चल रही है सब क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास लेकर 1 घंटा कहीं बाहर घूमने जाओ और उसके बाद में दोबारा आकर क्वेश्चन को सोल्व करो तो सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप अगले दिन कॉपी उठाओगे तो अगले दिन आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स इसलिए मैथ से डरते हैं, मैथ करते तो हैं कि उनको पता है कि नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैथ तो करना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी क्या है कि मैथ में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो आपको मैथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन मैथ से डरे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ इतना ही इजी सब्जेक्ट है जितना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ उतना ही इजी सब्जेक्ट है जितना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। हम आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का करवाने वाले हैं, लेकिन साथ में हम उन स्टूडेंट्स को नहीं भूल सकते जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर करवाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है, वो भी हम आपको साथ साथ बताते हैं। तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी ट्रिक आप लेते हो, ऐसे आप कितनी ट्रिक याद रखोगे। हर मैथ के क्वेश्चन के साथ एक नई ट्रिक जुड़ी हुई है, तो आप कितनी ट्रिक याद रखोगे। तो जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा ना तो वो ट्रिक धरी की धरी रहेंगी। कई बार होता क्या है कि हम ट्रिक भी पढ़ लेते हैं, हमें याद भी रहती है, लेकिन होता क्या है कि कोई क्वेश्चन विशेष पर वो ट्रिक काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हल्का 19-20 हमें इधर करना पड़ जाए तो वो हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने तो हमेशा ट्रिक पढ़ी है। तो कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी ट्रिक वहां पे काम नहीं कर रही तो आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको बता दूं ट्रिक बनती है। ट्रिक कहीं से ऐसे बारिश की तरह बरसती नहीं है, वो भी कॉन्सेप्ट से ही निकलती है ट्रिक। तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक का कोई महत्व नहीं है। आप जान भी जाओगे क्वेश्चन सोल्व करें, लेकिन आपको नहीं पता कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। चलो क्वेश्चन जब तक सोल्व हो रहा है तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रिक पढ़े रहते हैं लेकिन किसी क्वेश्चन को अप्लाई नहीं होती है। तो यही रीजन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स जब मैथ को करने लगते हैं तो ट्रिक काम नहीं करती और ट्रिक याद रहती भी नहीं है बिना कॉन्सेप्ट के। तो स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं, मैथ बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसलिए उनका मनोबल टूटता है और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैथ हमारे बस की बात नहीं है। मैथ मैं आपको बोलता हूँ इतना इजी सब्जेक्ट है, हमारे साथ चलिए। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, लॉजिक से पढ़ाएंगे और कैसे जल्दी से सोल्व करना है उस तरीके से भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, मैथ को एंजॉय करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बोल रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो वर्ग का हमने क्षेत्रफल बताना है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, उसका डायगोनल कितना होता है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2। ये √2 क्यों होता है, जैसे हम कोई भी स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ये ए है, ये ए है, ठीक है। सभी
सभी ए होती है, यानी कि सभी साइड इसकी इक्वल होती है। अब डायगोनल ये होता है जिसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अब विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, जो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायगोनल हम कैसे पता करते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, इसको रूट करते हैं, ये हमारा डायगोनल आता है। तो डायगोनल कैसे, ये हो जाता है 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर, ए तो अपना स्क्वायर से रूट निकाल देता है, तो ये डायगोनल हो जाता है ए, और जो रू है ये अंदर रूट के रहता ही है, तो ये a√2, यानी कि साइड √2। डायगोनल कितना हो गया, साइड √2। तो अब कैसे सोल्व करते हैं, डायगोनल हमें दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है 7। अब साइड हमें नहीं पता, तो साइड को हम साइड ही लिखते हैं। अब ये √2 इस साइड मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइड हमारी क्या आई 7/√2, कितनी 7/√2। और हमें एरिया पता करना है, एरिया पता करना है किसका, स्क्वायर का, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं साइड इंटू साइड लिखता हूं। अब साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 7/√2 इंटू 7/√2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 7 7 जा 49 हो गया। अब √2 को, किसी भी रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर के साथ अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रूट है वो निकल जाता है और बच जाता है केवल वो नंबर, यानी कि 2 बच जाएगा। जैसे हम कैसे कह सकते हैं, जैसे ये √2 इंटू √2 करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो वो नंबर बच जाता है, तो ये नंबर बच गया 2, ठीक है। अब 49 को डिवाइड कीजिए 2 से, ये हो जाएगा 24.5, तो ये हमारा आंसर है। एरिया कितना आ गया, एरिया हमारा आ गया 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है, तो चलिए एक बार देखते हैं। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार कॉन्सेप्ट से देखते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि हमें क्वेश्चन इजी लगता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि उसमें हल्का सा लॉजिक होता है। तो चलिए एक बार उस लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पे 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसको ट्रेन 30 सेकंड में कवर करती है। एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो 230 मीटर लंबा है, उसको ट्रेन 25 सेकंड में कवर करती है। अब एक में ट्रेन ने समय कम लिया, कितना कम लिया, 5 सेकंड। ये क्यों लिया, क्योंकि उसने डिस्टेंस एक बार कम कवर किया। कितना कम कवर किया, हम माइनस कीजिए 90, यानी कि 90 मीटर वो 5 सेकंड में कम चली है, यानी कि 5 सेकंड उसने कम समय लिया है, क्योंकि उसने 90 मीटर डिस्टेंस कवर नहीं किया। अगर ये 90 मीटर भी करती तो वो 5 सेकंड और लेती, यानी कि 5 सेकंड में वो 90 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, आप इसको डिवाइड कीजिए, आएगा 18 मीटर। ये इसकी स्पीड भी आ गई 18 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में वो 18 मीटर चलेगी। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 18 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या आ गई 18 मीटर पर सेकंड। अब ये प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रेन यहाँ है, यानी कि उसके स्टार्टिंग पार्ट यहाँ है। अब वो चलेगी, मान लीजिए यहाँ आ गई, क्या आप इसको पार करना बोलोगे, क्या आप इसको पार करना बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि ट्रेन जब ऐसे आएगी, यानी कि इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, तो हम बोलेंगे कि हाँ ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक चलने में ट्रेन ने डिस्टेंस तो पूरा प्लेटफॉर्म जितना कवर किया है, यानी कि आगे जो ट्रेन चलेगी ना, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसमें वो खुद की दूरी भी उसी में तय करेगी। यानी कि मान लिया ट्रेन की दूरी x है, तो यहाँ तक चलेगी, वो पार करेगी, तो कितना चलेगी, जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है उतना, और जितनी उसकी खुद की लेंथ है उतना, यानी कि 320 मीटर तो
ट्रेन कवर करेगी ही, साथ में जितनी उसकी खुद की लेंथ है उतना भी कवर करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं 320 मीटर प्लस x मीटर ट्रेन ने कितने समय में कवर किया है? 30 सेकंड में। और हर सेकंड में कितना कवर करती है ट्रेन? 18 मीटर। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 320 प्लस x इज इक्वल है 540। अब x इस साइड रह गया और 320 वहां जाके माइनस करिए, आ गया 220 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 220 मीटर। x क्या आया है? ट्रेन की लंबाई। x हमने यहाँ ट्रेन की लेंथ को माना था, तो x हमारा आ गया 220 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रेडी है। ये क्वेश्चन CHSL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को देखते ही पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से है? पाइथागोरस थ्योरम से है। क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के। यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं इनकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। यानी कि 2 बराबर दिया हुआ हमें x का 4 पावर रूट। यानी कि अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे कि ये 4 रूट कट जाए। यानी कि 2 की वैल्यू हम x में क्या रखेंगे? सीधी सी बात है, 4 रखेंगे। 4 वैल्यू 4 को ही तो काटेगी, तो 4 से इसका 4 पावर वाला रूट कट जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? x की जगह पे हमने क्या लिखा था? 2 की पावर 4 लिखी थी, तो x इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 4। यानी कि हम कह सकते हैं 16। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस और CHSL दोनों एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार हमें ये क्वेश्चन रेलवे में देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते, दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट द पॉइंट O इन द ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के संयुक्त विभाजक त्रिभुज के अंदर O बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, यदि एंगल BOC 156 डिग्री हो तो एंगल A का माप बताएं। If the angle BOC is 156 डिग्री then find the angle A। ठीक है, तो A का हमें माप बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, B और C के एंगल बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। अब ये यहां से निकलेंगे ना, समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में। ठीक है, तो B और C को ये इसके समद्विभाजक समान दो भागों में बांटेंगे। यानी कि जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और एंगल C का भी समद्विभाजक, ठीक है, समान दो भागों में बांटने वाला, तो उसको भी ये सेम एंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा। ठीक है, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। मान लीजिए ये एंगल x है ना, तो ये एंगल भी x होगा। ठीक है, अब ये एंगल y है ना, तो ये भी y ही होगा। ओके, अब हमें दिया हुआ है 156 डिग्री। ठीक है, 156 डिग्री हमें एंगल O दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि एंगल BOC दिया हुआ है 156 डिग्री, तो आपने O कैसे माना। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जहां हमें एंगल बीच में जो दिया हुआ ना, O दिया हुआ है, तो ये एंगल 156 डिग्री उसी को प्रेजेंट करता है। यानी कि एंगल O ही 156 डिग्री है, तो O 156 डिग्री हो गया। जो बीच में लिखा होता है ना वही एंगल होता है, तो 156 डिग्री O हो गया। अब बच गया कितना, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसमें से 156 निकाल दे, 156 अगर इसमें से हम निकाल दे तो कितना बच गया स्टूडेंट्स? 24 डिग्री। कितना बच गया? 24 डिग्री। अब 24 डिग्री जो बच गया ना, उसको हमने कहां कहां देना है? एक यहां पे देना है, एक यहां पे देना है। ठीक है, अगर मैं इसको 12 दे दूं, 12 में इसको दे दूं, 12 में इसको दे दूं। ठीक है, अब 12 में इसको दे दिया और 12 उसको दे दिया। अब मैंने बताया था कि जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये होगा। यानी कि ये 12 है तो ये भी 12 हो गया। कितना हो गया? 12। और दोनों मिला के कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24 डिग्री। अब 12 मैंने इसको दिया है तो 12 ये है, क्योंकि जितना एंगल ये है उतना ये है,
अगर इसको भी 12 देंगे तो ये भी 12 और 12 12 ये भी कितना हो जाएगा 24। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं। अब 24 एंगल ये है और 24 एंगल ये है, यानी कि बी और सी 24 24 ये है, तो कितना हो गया 48। कितना होगा 48। अब बड़े ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो 180 में से हम 48 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही तो एंगल ए होगा। तो कितना बच गया 132 डिग्री। तो एंगल ए हमें बताना था, एंगल ए हमारा कितना हो गया 132 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपने ये 12 12 क्यों बांट दिया। तो चलो मैं 12 12 नहीं बांटता, आप कहोगे कि सर इसमें आप 17 17 बांटिए, 17 इसमें बांटिए और जो बाकी बचे 6 इसमें बांटिए। चलो मैं कोई भी रेशियो कोई भी मान लेते हैं, मैंने 17 इसको दे दिया और 24 था टोटल, तो कितना बच गया 7 7 इसको दे दिया। अब इसको 7 देने के बाद, क्योंकि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, तो ये 17 हो गया। अब उसके बाद में ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो गया, यानी कि एंगल टोटल एंगल सी पूरा कितना हो गया, अगर बड़े ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 7 और 7 14। कितना हो गया 14। अब 17 ये है 17 ये है, बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से एंगल बी का मान कितना हो जाएगा 17 प्लस 17 हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34 डिग्री। अब 34 को और 14 को जोड़ेंगे, 34 को और 14 को जोड़ेंगे तो भी हमारा सम 48 डिग्री ही आएगा। यानी कि सीधा सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि जितना एंगल 180 में से 156 डिग्री करने से बचता है ना, कितना बच गया 24 बच गया ना, उसका आप डबल कर दीजिए, कितना आ गया 48 आ गया। अब 180 में से अगर 48 घटाएंगे ना तो ये ए एंगल बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि हमें जो 24 मिला है उसमें से हम किसी भी रेशो में अगर इसको बांटेंगे, कितना भी किसी एंगल को देंगे तो होना तो डबल ही है, तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट 24 का डबल कर दें। 24 का डबल हो जाएगा 48 और 180 में से अगर ये दोनों एंगल 48 के हो जाएंगे, दोनों एंगल का सम बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से 48 हो जाएगा, तो एंगल ए बच जाएगा, वो क्या होगा 180 माइनस 48 यानी कि 132 डिग्री। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। x की पावर 7 y की पावर 5 और दिया हुआ है x की पावर 8 और y की पावर 3, x की पावर 4 और y की पावर 9। इसमें हमें क्या बताना है कि HCF बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। अब महत्तम समापवर्तक बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा होगा तो पता होगा कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। महत्तम समापवर्तक HCF एक ऐसी चीज होती है जो सभी के पास में कॉमन होती है। तो चलिए इसमें कॉमन पता करते हैं कि सबके पास कॉमन क्या है। अब पहले x की पता करते हैं कि x सबके पास कॉमन कितना है। तो कॉमन कितना होगा जिसके पास पावर x की सबसे कम होगी, यानी x की पावर सबसे कम किसके पास है, यहाँ है, तो x की पावर 4 ये कॉमन होगा। ठीक है, अब y की पावर सबसे कम जिसके पास होगी, सबसे कम y की पावर सबसे कम किसके पास है, यहाँ है, तो y की 3 ये हमारा HCF होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सबसे कम का चक्कर समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे y की पावर 3 है, y इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, सभी को y की पावर 5 को भी ऐसे लिखे हम, और y की पावर 9 को भी ऐसे लिखते 9 टाइम्स। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या होगा 3y होगा ना, तो सेम हम एज इट इज x के साथ ये रूल फॉलो करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x की पावर 4 और y की पावर 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया सबको कि कम के अकॉर्डिंग HCF निकालते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।